मूव एट ऑल, कि वो मूव ही नहीं करेंगे, फिर दे रिमेन स्टैंड स्टिल, तो वो स्टैंड स्टिल रहेंगे, जैसे कि हैं वैसे ही रहेंगे, वो हिलेंगे ही नहीं। बट व्हेन द एयर ब्लोज, लेकिन जब एयर ब्लो करना स्टार्ट करती है यानी बहना स्टार्ट करती है, द लीव्स ऑफ ट्रीज, फ्लैग्स एंड बैनर स्टार्ट फ्लटरिंग, तो वो इरेगुलर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हिलना स्टार्ट कर देते हैं, लीव्स, फ्लैग्स, बैनर जो भी है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मूविंग एयर। ये क्यों वो फ्लटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि जो मूविंग एयर है वो उनके ऊपर प्रेशर लगाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मूविंग एयर भी एक प्रेशर लगाती है, और वो प्रेशर किस वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड अ बैनर। जब हम एक क्लॉथ की लॉन्ग स्ट्रिप का यूज़ करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? बैनर बोला जाता है। ए लार्ज बोर्ड यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड होर्डिंग। लार्ज बोर्ड यूज़ करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, उसे होर्डिंग बोला जाता है। होल्स आर यूजली मेड ऑन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग सो दैट हाई स्पीड विंड में पास थ्रू दैम ईजीली without damaging them or bringing them down with its huge force और pressure। हम क्या करते हैं कि जो बैनर्स और जो होर्डिंग्स लगाते हैं उसके अंदर होल्स कर देते हैं। क्यों? ताकि एयर उनके अंदर से इजीली पास कर पाए। अगर देखो सीधे ही आपने बैनर्स लगा दिए, एयर आएगी और इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी मूविंग एयर, जिसके कारण ये फट भी सकते हैं, इनको डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर हमने होल इसके अंदर थोड़े कर दिए तो एयर क्या करेगी, इसमें से इजीली पास हो पाएगी, तो और इन्हें डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो मूविंग एयर क्या करती है? मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर, और जिसके कारण ये लीव्स होते हैं ट्रीज़ के फ्लटर करते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी बेंड कर जाती है, मुड़ जाती हैं, क्योंकि मूविंग एयर प्रेशर लगाती है। अब ये बाइसिकल है, अगर हम जैसे एयर इसी साइड मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है, और हम साइकिल भी इसी साइड चला रहे हैं, तो ये साइकिल चलाना इजी हो जाता है ना, क्योंकि ये जो साइकिल है ये मूविंग एयर इस पर प्रेशर लगाती है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो हमें चलाना इजी हो जाता है बाइसिकल को। लेकिन वही अगर मूविंग एयर ऐसे आ रही है और हम बाइसिकल इस साइड चला रहे हैं, तो वो क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसके कारण हमारा बाइसिकल चलाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए विंड की डायरेक्शन में बाइसिकल चलाना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चलाना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि उसी डायरेक्शन में चलाना ईजी होता है। वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप एक बाइसिकल चलाते हो, वी फाइंड दैट इट इज़ ईजियर टू मूव द बाइसिकल फॉरवर्ड। आपको पता है कि उस डायरेक्शन में चलाना इजी होता है, विंड इज़ कमिंग फ्रॉम बैक साइड। अगर हमारे पीछे की साइड से विंड आ रही है तो उस डायरेक्शन में बाइसिकल चलाना इजी हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में विंड आ रही है और हम बाइसिकल इस साइड चला रहे हैं, तो बाइसिकल चलाना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो मूविंग एयर है वो हमारे ऊपर ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, हमारे मोशन को अपोज करती है, और जिसके कारण पैडलिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सिमिलरली विंड की सेम डायरेक्शन में बोट चलाना इजी होता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाना डिफ़िकल्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज द ब्लोइंग विंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन हेल्प इट मूव फॉरवर्ड। अगर हम बोट विंड की डायरेक्शन में ही चलाएं तो हमारे ऊपर सेम डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन में हम चलना चाहते हैं विंड भी उसी डायरेक्शन में हमें प्रेशर लगाएगी, जिसके कारण हमारा चलना ईजी हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट बिकम्स मच मोर डिफ़िकल्ट टू रो अ बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड। ब्लोइंग विंड की अपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें अगर इस साइड जाना है, विंड हमें इस साइड प्रेशर लगाएगी, तो जिसके कारण हमारा बोट चलाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे मोशन का अपोज करेगी विंड। व्हेन वी आर फ्लाइंग अ काइट, जब हम एक काइट फ्लाई करते हैं यानी एक पतंग उड़ाते हैं, तो अगर जैसे कोई पर्सन है वो इधर ऐसे काइट उड़ा रहा है, अगर हमारे बैक साइड से ऐसे ही विंड आए तो काइट को फ्लाई करना, पतंग उड़ाना कितना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पतंग ऐसे उड़ा रहे हो, आपके फेस की साइड ऐसे हवा आ रही है, तो क्या आप काइट फ्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना।
तो यही फिनोमिना है जो हमारी डेली लाइफ में हम पढ़ते हैं कि विंड भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, मूविंग एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो वी कंक्लूड दैट इफ़ द विंड ब्लोज इन द सेम डायरेक्शन, अगर विंड सेम डायरेक्शन में ब्लो करती है, बहती है, इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ईजियर, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की मूवमेंट ईजी हो जाती है। अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करेगी जिसके कारण हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि एयर का एक्सपेंशन क्या है और एयर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एयर का एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एयर के वॉल्यूम में इंक्रीज़ होना, एयर का एक्सपेंड हो जाना, एयर के वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर जाना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाना। अब एयर एक्सपेंड कब करती है? एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पर एयर एक्सपेंड होती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, कूल करते हैं तो एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। अगर हम उसे हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा एयर का। अगर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, इट ऑक्यूपाइज अ बिगर स्पेस, तो ये स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। लेकिन अगर एयर को कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसके कारण वो स्पेस भी कम ही ऑक्यूपाई करेगी। नाउ वी विल डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि एयर एक्सपेंड करती है हीट करने पर। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये शो करेंगे। आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, इसमें एयर है, ठीक है। आपने एक बैलून से इसके माउथ को कवर कर दिया है, नेक को कवर कर दिया। ये बैलून इज टाइड ओवर द नेक ऑफ अ बॉइलिंग ट्यूब विच कंटेन्स एयर, इसके अंदर एयर है, कुछ भी आपने फिल नहीं किया है, सिंपली एयर है। और इसके जो नेक को आपने एयर से वो बैलून से इसे कवर कर दिया। अब आप क्या करोगे? इस बॉइलिंग ट्यूब को अब आपने हॉट वाटर में डाल दिया। अब ये पानी गर्म है, जिसके कारण बॉइलिंग ट्यूब की जो एयर है अंदर की साइड वो भी गर्म हो जाएगी ना। अगर एयर गर्म हुई तो हमें पता है एयर के हीटिंग के कारण उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, एयर एक्सपेंड हो जाएगी। तो एयर एक्सपेंड होगी तो वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी। वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए कहाँ जाएगी? इस बैलून में ही जाएगी ना। अब हम देखते हैं कि इसे गर्म करने पर इसके अंदर की एयर गर्म होती है, जिसके कारण वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और वो कहाँ पर चली जाती है? बैलून में। अब वो बैलून का साइज़ इन्फ्लेट कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि एयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है अगर हम उसे हीट करें तो। क्यों? क्योंकि बैलून का साइज़ इन्फ्लेट कर गया, यानी जो यहाँ की एयर थी वो एक्सपेंड होकर इस बैलून में भी चली गई है। सो इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। ये एयर का एक्सपेंशन है हीट करने पर, विच इन्फ्लेट्स द बैलून, जिसने बैलून के साइज़ को इन्फ्लेट कर दिया। व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर, जब आपने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में प्लेस किया, अंदर की एयर गर्म हुई, उसका साइज़ उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इसलिए वो बैलून में चली जाती है और इसका साइज़ इन्फ्लेट कर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है ऑन हीट।